शांति देवी का जन्म दिल्ली, भारत में 1926 में हुआ था। वह हर तरह से एक नॉर्मल छोटी लड़की थी। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वे एक सिंपल और खुशहाल परिवार थे। शांति बहुत छोटी उम्र में चुप रहती थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। उसके माता पिता को लगा कि वह सिर्फ एक शर्मीली बच्ची है। उन्हें पता नहीं था कि उनकी बेटी के मन में अविश्वसनीय राज छिपे हुए थे। जिस दुनिया में वह पैदा हुई थी वह हलचल और जीवन से भरी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलेगा कि उसे एक और दुनिया, एक और जीवन और एक और परिवार याद था। यह एक ऐसी कहानी थी जो चुपचाप उनके अपने घर में शुरू होगी, लेकिन जल्द ही पूरे देश और सीमाओं से बहुत दूर के लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। जब वह लगभग 4 साल की थी, शांति देवी ने ज्यादा बात करना शुरू कर दिया, लेकिन जो उसने कहा वह उसकी उम्र की लड़की के लिए बहुत अजीब था। उसने अपने माता पिता को बताना शुरू कर दिया कि उनका घर उसका असली घर नहीं था। उसने कहा कि उसका असली घर मथुरा नाम के एक शहर में था जो दिल्ली से कई मील दूर था। उसने जोर देकर कहा कि उसका वहां एक पति और एक बेटा था। उसने मथुरा में अपने जीवन के बारे में इतने डिटेल में बताया कि उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उसने शहर की गलियों, दुकानों और यहां तक कि एक खास मंदिर का भी वर्णन किया। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक सपना था, एक कहानी जो उसने अपने मन में बनाई थी, लेकिन शांति टस से मस नहीं हुई। छोटी लड़की ने अपने पिछले जीवन के बारे में लगातार और साफ साफ बात की। उसने कहा कि उस जीवन में उसका नाम लुगड़ी देवी था। उसे अपने पति का नाम केदारनाथ साफ साफ याद था और उसने उसे एक व्यापारी बताया जिसकी कपड़े की दुकान थी। उसने यह भी कहा कि दुकान मथुरा में एक बड़े मंदिर के ठीक सामने थी। उसे बच्चे को जन्म देने का दर्द और अपने छोटे बेटे को पीछे छोड़ने का दुख याद था। यह किसी बच्चे की आम कल्पनाएं नहीं थी। डिटेल्स का स्तर चौंकाने वाला था। उसके माता पिता भ्रमित थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। वे अपनी बेटी से प्यार करते थे, लेकिन उसकी कहानियां परेशान करने वाली थीं और उन्हें सब कुछ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही थीं। उसके माता पिता को डर और जिज्ञासा का मिला जुला एहसास होने लगा। पहले उन्हें उम्मीद थी कि यह सिर्फ एक फेज था जो उसके बड़े होने के साथ गुजर जाएगा, लेकिन शांति देवी की यादें फीकी नहीं पड़ी। इसके बजाय वे और मजबूत और लगातार होती गई। वह अक्सर उदास हो जाती थी, उस परिवार के लिए तरसती थी जिसे वह कह रही थी कि उसने खो दिया है। वह अपने माता पिता से उसे मथुरा ले जाने के लिए कहती ताकि वह अपने पति और बेटे के साथ फिर से रह सके। उसकी भावनात्मक अपील को उसके माता पिता के लिए इग्नोर करना मुश्किल था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्होंने तय किया कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि उनकी बेटी के असाधारण दावों में कोई सच्चाई थी या नहीं। उन्हें यह जानना था कि जिस जगह और जिन लोगों के बारे में वह बात करती थी वे असल में मौजूद थे या नहीं। जैसे जैसे शांति देवी थोड़ी और बड़ी हुई, उनकी कहानियां उनके परिवार के बाहर के लोगों तक पहुंच गईं। एक दूर के रिश्तेदार ने उनकी विस्तृत बातों को सुना और बहुत इंट्रीग्ड हुए। उन्होंने सोचा कि शायद जो वह कह रही थी उसमें कुछ सच्चाई थी। उन्होंने परिवार की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें शांति द्वारा दी गई सभी डिटेल्स थीं। उन्होंने पति का नाम केदारनाथ, कपड़े के व्यापारी के रूप में उनका पेशा और मथुरा में उनकी दुकान की जगह शामिल की। उन्होंने यह चिट्ठी मथुरा में अपने एक परिचित को भेजी। उनसे यह जांचने के लिए कहा कि क्या इस विवरण से मिलता जुलता कोई व्यक्ति वहां कभी रहता था और क्या उनकी पत्नी लुगड़ी देवी नाम की मर गई थी। चिट्ठी का जवाब चौंकाने वाला था। मथुरा में उस आदमी ने सब कुछ की पुष्टि करते हुए जवाब दिया। वास्तव में केदारनाथ नाम का एक व्यापारी था जिसकी पत्नी लुगड़ी देवी लगभग 9 साल पहले गुजर गई थी। वह अपने बेटे को जन्म देने के कुछ दिनों बाद मर गई थी। यह उस टाइमलाइन और डिटेल्स से मेल खाता था जो शांति देवी एक छोटी बच्ची होने के बाद से बता रही थी। इस खबर ने शांति के परिवार और समुदाय में आश्चर्य की लहर दौड़ा दी, जिसे उन्होंने कभी बच्चे की कल्पना समझकर खारिज कर दिया था। अब वह एक पिछले जीवन की वास्तविक और सत्यापित याददाश्त लग रही थी। संभावना डरावनी और अद्भुत दोनों थी। मथुरा से आए उस आदमी केदारनाथ के चचेरे भाई ने इस रहस्यमयी छोटी लड़की से खुद मिलने के लिए दिल्ली आने का फैसला किया। वह अपनी पहचान बताए बिना उसके दावों की जांच करना चाहता था। जब वह शांति देवी के घर पहुंचा तो उसे उससे मिलवाया गया, लेकिन उसने किसी और का नाटक किया। हालांकि
शांति ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने उसे अपने पति के चचेरे भाई के रूप में सही पहचाना। फिर उसने लुगड़ी देवी के रूप में अपने जीवन और मथुरा में अपने परिवार के बारे में पर्सनल डिटेल्स बताना शुरू कर दिया, ऐसी बातें जो एक करीबी परिवार का सदस्य ही जान सकता था। चचेरा भाई पूरी तरह से अवाक रह गया। उसे अब यकीन हो गया था कि शांति देवी वास्तव में लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म थी। इस अविश्वसनीय मुलाकात के बाद केदारनाथ, वह आदमी जिसे शांति अपना पति बताती थी, ने खुद दिल्ली आने का फैसला किया। वह अपने बेटे को साथ लाया, वही बेटा जिसे लुगड़ी देवी ने मरने से ठीक पहले जन्म दिया था। जब केदारनाथ कमरे में घुसे तो शांति देवी बहुत भावुक हो गई। उसने उन्हें पहचान और प्यार से देखा। फिर उसने अपना ध्यान उसके बगल में खड़े छोटे लड़के पर लगाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने उसे गले लगाया, एक मां का गहरा स्नेह दिखाया जो अपने बच्चे से बहुत लंबे समय से अलग थी। उसकी प्रतिक्रिया शक्तिशाली और मार्मिक थी, जिससे वहां मौजूद लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रहा कि वह सचमुच मानती थी कि वह उसकी मां थी। शांति देवी की कहानी अब इतनी मशहूर हो चुकी थी कि इसने महात्मा गांधी जैसे मशहूर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्हें इस केस में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने उनके दावों की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक खास कमेटी बनाई। इस कमेटी में समाज के सम्मानित सदस्य थे, जिनमें नेता, पत्रकार और रिसर्चर शामिल थे। उन्होंने फैसला किया कि आखिरी टेस्ट यह होगा कि शांति देवी को मथुरा ले जाया जाए, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह उन्हें अपने पिछले जीवन की यादों वाली जगहों पर ले जा सकती हैं। यह यात्रा उनकी असाधारण कहानी का आखिरी सबूत होगी। चाहे कुछ भी हो, उम्मीद बहुत ज्यादा थी। नवंबर 1935 में कमेटी शांति देवी और उनके माता पिता के साथ दिल्ली से मथुरा ट्रेन से गए। जैसे ही ट्रेन शहर के पास पहुंची, शांति का उत्साह बढ़ गया। उसने उन लैंडमार्क्स को बताया जिन्हें वह अपनी यादों से पहचानती थी, इससे पहले कि कमेटी के सदस्य उन्हें साफ साफ देख पाते। जब वे मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो एक बड़ी भीड़ उस लड़की को देखने के लिए इकट्ठा हो गई थी जिसने वहां पहले रहने का दावा किया था। स्टेशन से उसे एक घोड़े से चलने वाली गाड़ी में बिठाया गया। किसी की मदद या निर्देशों के बिना उसने आत्मविश्वास से ड्राइवर को बताया कि अपने पुराने घर तक पहुंचने के लिए किस रास्ते पर मुड़ना है। उसने उन्हें शहर की संकरी और घुमावदार गलियों से बहुत सटीक तरीके से ले गई। उसने उन दुकानों और इमारतों को बताया जो लुगड़ी देवी के समय से बदल गई थीं। आखिरकार वह एक खास घर के सामने रुकी और कहा, यह मेरा घर है। केदारनाथ, जो उनके साथ थे, ने पुष्टि की कि यह वही घर था जहां वह अपनी पत्नी लुगड़ी देवी के साथ रहते थे। अंदर जाने के बाद शांति ने कमरों और उनके मकसदों को सही पहचाना। उसने यहां तक कि आंगन में एक जगह की ओर इशारा किया और बताया कि उसने वहां कुछ पैसे छिपाए थे। जब उन्होंने उस जगह को खोदा तो उन्हें एक पुराना बक्सा मिला, हालांकि वह खाली था। विजिट का सबसे भावुक हिस्सा तब था जब शांति देवी को लुगड़ी देवी के माता पिता से मिलने के लिए ले जाया गया। जब उसने बूढ़े दंपति को देखा तो वह उनकी ओर दौड़ी और उन्हें ऐसे गले लगाया जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो। उसने उनसे परिचित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात की और निजी पारिवारिक मामलों को याद किया जो एक अजनबी कभी नहीं जान सकता था। उसने उन खास खानों के बारे में बात की जो उसकी मां उसे बनाती थी और ऐसी अंतरंग यादें साझा की जिन्होंने बूढ़े दंपति को आंसुओं में छोड़ दिया। उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी सचमुच उनके पास वापस आ गई हो। सबूत बहुत ज्यादा थे और इन घटनाओं के गवाह बने कमेटी के सदस्य बहुत प्रभावित हुए और कहानी की प्रामाणिकता से सहमत थे। शांति देवी के मामले की जांच करने वाली कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स की एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसमें कोई चाल या धोखाधड़ी नहीं थी। उन्होंने जो जानकारी दी वह इतनी खास और इतनी सटीक थी कि उसे संयोग या सिखाने से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। रिपोर्ट में उनके द्वारा पास किए गए हर टेस्ट का डॉक्यूमेंटेशन किया गया था, रिश्तेदारों को पहचानने से लेकर मथुरा की सड़कों पर नेविगेट करने तक। उनकी कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अखबारों और मैगजीनों ने उस लड़की के बारे में आर्टिकल पब्लिश किए जिसे अपना पिछला जीवन याद था। उनका केस पुनर्जन्म के सबसे अच्छे डॉक्यूमेंटेड और सबसे मजबूत केसेस में से एक बन गया, जिसने लाखों लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। शांति देवी ने अपना बाकी जीवन शांति से बिताया। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना समय आध्यात्मिक कामों में लगाया।
उन्होंने रिसर्चर्स और जो भी दिलचस्पी रखता था उनके साथ अपनी कहानी शेयर की, हमेशा उसी कंसिस्टेंसी और विश्वास के साथ। उनके केस का कई एक्सपर्ट्स ने अध्ययन किया, जिनमें डॉ. स्टीवेंसन भी शामिल थे, जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट थे, जिन्होंने उन बच्चों के हजारों केसेस पर रिसर्च की थी जिन्होंने पिछले जीवन को याद करने का दावा किया था। उन्होंने शांति देवी की कहानी को एक क्लासिक एग्जाम्पल माना, जिसे पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था। उनका शांत और विश्वसनीय स्वभाव उनकी बातों को और भी शक्तिशाली बनाता था। शांति देवी की कहानी इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह इंसानियत के सबसे गहरे सवालों में से एक को छूती है। मरने के बाद हमारा क्या होता है? कई लोगों के लिए उनका जीवन उम्मीद और सुकून का एहसास कराता है। यह बताता है कि जीवन शारीरिक मृत्यु के साथ खत्म नहीं होता है और हमारे प्रियजनों के साथ हमारे संबंध कई जन्मों तक जारी रह सकते हैं। यह चेतना और याददाश्त के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है, जबकि संशयवादियों ने वैकल्पिक एक्सप्लेनेशंस खोजने की कोशिश की है, जैसे कि यह विचार कि उन्होंने किसी तरह बचपन में जानकारी इकट्ठा की थी। कोई भी उन शक्तिशाली सबूतों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाया है जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर्स ने इकट्ठा किए थे, जिन्होंने घटनाओं को खुद देखा था। आज दशकों बाद जब उन्होंने पहली बार अपनी यादें शेयर की थीं, शांति देवी का पुनर्जन्म या शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी अभी भी बताई और दोबारा बताई जाती है। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि दुनिया में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। उनकी कहानी सिर्फ एक पिछले जीवन के बारे में नहीं है, यह पहचान, प्यार और मानवीय आत्मा की स्थायी प्रकृति के बारे में है। यह हमें एक खुला दिमाग रखने और उन संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए इनवाइट करती है जो उस दुनिया से परे हैं जिसे हम देख और माप सकते हैं। शांति देवी की विरासत एक शांत लेकिन गहरा प्रश्न चिन्ह है जो हर जगह लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता रहता है।